अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल पर फिज़िक्स की क्लास के लिए सर नवीद रऊफ़, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का हमारा जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो था वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बारे में हमने जिस पॉइंट तक पढ़ा था, ग्राफ और वेलोसिटी, मतलब आप वेलोसिटी को शो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और उसमें से अभी सिर्फ एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ यूज किया जाता है, वेलोसिटी के उस ग्राफ को वैसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन इस ग्राफ में इशू ये होता है कि हम ऑन द पेपर या ऑन द ग्राफ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे होते हैं, तो इसे अक्सर कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो ये जाहिर करता है कि जिस बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए, जिस बॉडी की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, वो बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। और इन केस अगर ये नॉन लीनियर ग्राफ बने, ये एक नॉन लीनियर कर्व बनाए, तो नॉन लीनियर कर्व का मतलब होता है कि अब ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। नाउ द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहली बात तो अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन शो नहीं करता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी के लिए यूज होता है, वेलोसिटी को शो करता है। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाता है, लीनियर कर्व बनाता है, इट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन लीनियर कर्व बनाता है, इट मींस वेरिएबल वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने एक्सप्लेन किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन में एक बात कही थी कि अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करने वाले इस बॉडी की किसी एक पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी सेलेक्ट करते हैं तो वो जो जिस एक पॉइंट पर आपने वेलोसिटी शो की, उस वेलोसिटी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी ओवरऑल तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर मैं किसी एक पॉइंट पर इस बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो वो जो वेलोसिटी होगी वो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। चले मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा? इट्स अ लिटिल बिट चेंज। पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन बना रहा हो तो उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और मेथड क्या है? इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे के x, जो यहाँ पर x1 और x2 की जगह s और t होंगे। अगर ये वर्टिकल लाइन में s है, यानी हम यहाँ से कंसिडर करते हैं कि ये एक ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल में ये जो वर्टिकल लाइन की जो लेंथ है ये डेल्टा s बन जाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो लेंथ है वो डेल्टा t बन जाएगी। और अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करता हूँ तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जगह आ जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और ये बना देगा वेलोसिटी की वैल्यू। यानी स्लोप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपने कर्व का स्लोप सेलेक्ट कैलकुलेट किया तो वो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बट यहाँ इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज एट एनी टाइम t। अब यहाँ डिफरेंट टाइम की वैल्यूज होंगी, वो जो टाइम की वैल्यू वो इस पॉइंट पर आ रही। इस पॉइंट पर ये तो टाइम एक्सिस है, ये सिर्फ टाइम बता रहा है। बॉडी कहाँ मूव कर रहा है? बॉडी की मूवमेंट ये शो हो रही है। ये जो कर्व है ये बॉडी की मूवमेंट शो कर रहा है। तो इस टाइम पर जो मुझे रिक्वायर्ड टाइम है, लेट्स सपोज 10 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, कुछ भी टाइम है, इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं बॉडी की मूवमेंट के ग्राफ पर जाता हूं। मैंने बॉडी की मूवमेंट का ग्राफ लिया, ग्राफ से इसके ये वाला जो टाइम है इस वक्त बिल्कुल सीधा वर्टिकल जाते हैं। और वर्टिकल जाने के बाद जिस टाइम इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिस लम्हे की मैं बात कर रहा हूं, वक्त का वो लम्हा इस जगह पर है और इस जगह पर मैं बिल्कुल स्ट्रेट जाता हूं इस कर्व तक। ये कर्व का ये पॉइंट आया।
यानी जिस लम्हे की बात की जा रही है उस लम्हे पर बॉडी की मोशन का जो कर्व है वो इस पॉइंट पर मौजूद है, यहां मौजूद है। अब मुझे यहां से क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द कर्व, लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, ये एक नॉन लीनियर कर्व है, तो अब यहां स्लोप कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं और ये लाइन जाएगी, ये लाइन आएगी इस जगह पर, ये मैंने लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करते वक्त मुझे दो बातों का ख्याल रखना है कि वो लाइन जो है इस कर्व को टच करनी चाहिए, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, वो लाइन इस कर्व को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट इसे इंटरसेक्शन ही कहा जाता। इंटरसेक्शन क्या, अगर दो लाइंस क्रॉस करते हुए जाती हैं ये इंटरसेक्शन है, लेकिन अगर एक कर्व हो जिसको एक दूसरी लाइन बाहर वाली साइड से सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर मिलते हुए जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड टच। अब हमने क्या किया, टच करने वाली एक लाइन बनाई, और टच करने वाली जो लाइन होती है इसको कहा जाता है टेंजेंट लाइन। इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लूं, तो जैसे इसका एंगल बन रहा है थीटा और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा टेन थीटा, और इस वक्त ये वाली जो वैल्यू आएगी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट के ऊपर अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं फॉर वेलोसिटी के। वेलोसिटी को अगर हम ग्राफ की मदद से कैलकुलेट करना चाहें तो वेलोसिटी को ग्राफ की मदद से कैलकुलेट करने के ये दो मेथड्स हैं। एक इंस्टेंटेनियस होती है, दूसरी आप कह लें एवरेज या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी है, if the instantaneous velocity, if the value of instantaneous velocity of a body is equal to the average velocity of body, अगर आपने किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की और ये एग्जैक्टली उतनी ही आती है जितना के बॉडी की एवरेज वेलोसिटी है, नाउ दिस मीन्स, इस बात का मतलब क्या लिया जाएगा, द बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म। अगर ऐसा हो जाए कि बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू बॉडी की एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है, तो इस सूरत में कंसिडर किया जाएगा कि ये बॉडी जो मूव कर रहा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। दैट वाज एनफ अबाउट वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। वेलोसिटी और इसकी टाइप्स के हवाले से इतना ही काम था, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारा अगला टॉपिक होगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के हवाले से डिटेल्स होंगी, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे किया जाता, बहुत मशहूर डेफिनेशन, मैट्रिक में तमाम बच्चों को और कोई डेफिनेशन याद हो या ना हो, एक्सेलरेशन की बहुत अच्छे से याद होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन ये याद रखिएगा, जहां आप रेट यूज कर रहे हैं, यू शुड एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू, WRT शॉर्ट फॉर्म है, विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक बॉडी मूव कर रहा है और इस मूविंग बॉडी की टाइम के साथ साथ, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, टाइम के रेशो के साथ, टाइम के मुकाबले में बॉडी के वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और दूसरे अल्फाज में कहा जाता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर बॉडी मूव कर रहा हो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, तो फिर इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है
पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के बारे में पहले बता चुका। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन या 1 साल हो सकता है, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन में पर यूनिट टाइम लिखने का मतलब पर सेकंड लिया जाएगा। सो द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अगर बॉडी मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो पर सेकंड, हर 1 सेकंड के दौरान कितना चेंज आ रहा है, दैट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, 1 सेकंड में आने वाला चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन इट्स नेचर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम को आप टी से या डेल्टा टी से शो करें, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी मस्ट नो हाउ इट्स डायरेक्शन शुड बी स्पेसिफाइड। आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया, कोई पूछ ले एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, शायद आपके सामने डायग्राम बनी हुई हो तो आप इसको बहुत वाज़े क्लियरली बता सकें कहाँ होगा, लेकिन अगर सिर्फ अल्फाज में ज़बानी बताना पड़ जाए कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, सो यू शुड नो द आंसर। इसके 2 पॉसिबल वेज टू एक्सप्लेन होते हैं। पहली बात, एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आप लोगों ने मैट्रिक में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। वो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसके पहले दोनों लॉज जो हैं, थर्ड लॉ तो रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन के बारे में, जो पहले 2 लॉज हैं वो पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अनबैलेंस फोर्स, पहला लॉ बताता है अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा, और दूसरा लॉ बताता है अनबैलेंस फोर्स होगी, लगेगी तो क्या होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने इसी चीज के बारे में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन पैदा होता है हमेशा अनबैलेंस फोर्स की वजह से। सो इट विल बी अलोंग द अनबैलेंस फोर्स। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस जानिब होगी, जिस जानिब बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पैदा ही अनबैलेंस फोर्स की वजह से होता है। सो इट्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अनबैलेंस फोर्स। और अगर आपको फोर्स का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि हम 2 ब्रांचेस पढ़ते हैं, एक होता है स्टडी ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू द या विद रेफरेंस टू द फोर्स, दूसरा होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो अगर आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं और उसमें कहीं फोर्स का नाम ही नहीं आ रहा, फोर्स का रेफरेंस ही नहीं आ रहा, अब आप क्या कहेंगे? देन यू मस्ट हैव द सेकंड ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज अलोंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी। माइंड इट, आप ये नहीं कह सकते कि अलोंग द वेलोसिटी, इट मस्ट बी डायरेक्टेड अलोंग चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। दैट्स इट। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि हो सकता है मेरे कहने से पहले ही आपके ज़बान पर ये आ गया हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई, इससे आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट होगा टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की टाइप्स क्या होंगी? नंबर 1, फर्स्ट टाइप में आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, अच्छा एक बात, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कब पैदा होता है? वेलोसिटी में चेंज आए। अब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और वेक्टर में चेंज किस तरह से आता है, या मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन। सो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होगा जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी की किस चीज में चेंज आना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में। और फिर इसमें एक मजीद इजाफा करता हूं, स्पीड की डेफिनेशन बताई थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। इन शॉर्ट एक्सेलरेशन पैदा होता है दो वजहों से, या तो बॉडी की स्पीड में चेंज आए या फिर बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आए। कोई भी कह दे, कोई भी पूछ ले, एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है जब बॉडी की स्पीड या बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आए। और उससे आगे मजीद अगर ये कहा जाए कि ये कब होगा, जब बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रही होगी, जब बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रही होगी। ओके, मान लिए, सारी बातें मान ली। अब चलते हैं आगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है। If acceleration is produced by increasing the speed of object, अगर एक्सेलरेशन स्पीड के चेंज होने की वजह से, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से पैदा हो, और वो भी कैसा चेंज होना चाहिए, चेंज का मतलब दो किस्म के चेंजेस होते हैं, एक इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज। अगर ये इंक्रीजिंग की वजह से हो, बढ़ने की वजह से, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो वाला एक्सेलरेशन जो बॉडी की स्पीड को बढ़ाकर पैदा किया जाए, ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉमन लाइफ में ऐसा कब होता है, बहुत आसानी की बात है, या तो आप फास्ट चलते चलते अपनी स्पीड बढ़ा दें, तेज चलने लग जाएं, या अगर जरा मैकेनिक जिंदगी की तरफ आ जाएं, क्योंकि हमारी लाइफ में अब मैकेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी मैकेनिकल लाइफ में क्या है, इफ वी एक्सेलरेट अ कार और अ व्हीकल, अगर आप किसी कार या किसी व्हीकल को एक्सेलरेट करते हैं, यानी उसका एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी स्पीड पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी, अब मैं कहूंगा एक्सेलरेशन पैदा हुआ, और एक्सेलरेशन कैसा पैदा हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ। दिस पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पैरेलल का मतलब इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल का मतलब इन द सेम डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन की खास बात यह है कि इसकी डायरेक्शन वही होगी जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल शो करता हूं। एग्जाम्पल क्या है, ये मैंने एग्जाम्पल सेट कर ली। एक बॉडी था, राइट साइड की डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड कुछ आगे चलकर देखा तो इसकी स्पीड पहले के मुकाबले में बढ़ चुकी थी, अब इसकी स्पीड बढ़कर हो गई थी 18 मीटर पर सेकेंड। पहली बात, इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, जवाब है जी पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया। पूछा कैसा चेंज आया, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इसलिए एक्सेलरेशन पैदा हुआ। और एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, इसलिए मैं एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में शो करूंगा जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी थी। क्लियर हो गया ये? दिस एग्जांपल इज अबाउट द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे एक्सप्लेन करता हूं। नोट कर लिया? नेक्स्ट, नेगेटिव एक्सेलरेशन। टोटली अपोजिट टू दैट वन। ये वो एक्सेलरेशन है, दोबारा पहले बात कर चुका, फिर दोबारा दोहरा देता हूं। एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ये दो लिहाज से चेंज होती है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाए। ये बात समझ में आ गई, जहन में है? चलें अब आगे चलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर आप किसी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करें, और एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए आपने क्या चेंज करना हो, स्पीड, बट दिस टाइम इट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग।
अगर आप स्पीड को डिक्रीज कर दें, किसी मूविंग बॉडी की रफ्तार को पहले के मुकाबले में कम कर दें, तो बॉडी की स्पीड, बॉडी की रफ्तार के कम हो जाने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा, और अब जो एक्सेलरेशन पैदा होगा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल, पहले एक्सेलरेट कर रहे थे, चलें जी कराची की सड़कें, आगे पीछे बाइक वाले भी आ जाते हैं, हर किस्म के लोग भी आ जाते हैं, या कोई अपनी लेन चेंज कर रहा होता है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ब्रेक। सो अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ व्हीकल, आप किसी गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करते हैं, किसी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, जिसे हमारे यहाँ आमतौर पर ब्रेक मारना कहते हैं। तो अगर आप किसी गाड़ी का ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, ब्रेक पैडल दबा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी रफ्तार कम होने लग जाएगी, और रफ्तार कम हो जाने का मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन अब भी पैदा होगा, बट ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। सो द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की अपनी डायरेक्शन के अपोजिट होता है। कब होता है? जब आप किसी बॉडी की स्पीड को डिक्रीज करें और इसकी वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। मैं फिर एक और उसी एग्जांपल में एडिट कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये मैंने एज्यूम किया कि एक बॉडी राइट साइड की डायरेक्शन में जा रहा था, और जाते जाते कुछ देर के बाद हमने देखा कि किसी भी वजह से इसकी स्पीड पहले के मुकाबले में कम हो गई, और अब जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड है। अब चूंकि बॉडी की स्पीड पहले के मुकाबले में डिक्रीज हो चुकी, पहली बात, क्या बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हुआ? आंसर इज यस, जरूर, बिल्कुल पैदा हुआ, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया। लेकिन वेलोसिटी में चेंज कैसा आया? बाय द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसा चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड में क्या तब्दीली आ रही है? पहले के मुकाबले में कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड का डिक्रीज होना शो करता है, एक्सेलरेशन पैदा हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ। अब ऊपर मैं लिख रहा हूं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और यहां मैंने इसके साथ माइनस साइन नहीं लगाया। माइनस साइन ना लगाने की वजह, माइनस साइन ना लगाने का मतलब यह है कि बॉडी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। वजह सामने है, चूंकि मुझे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। वो दोज हु नो अबाउट फिजिक्स, जो फिजिक्स को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में उस वक्त होता है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। तो अगर आपने किसी डायग्राम में किसी जगह पर देखा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है, देन इट मीन्स कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है और बॉडी की स्पीड को पहले के मुकाबले में डिक्रीज करवा दिया गया है। क्लियर हो गया? ये इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगी। After that it is uniform acceleration. यूनिफॉर्म को आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? If the change in velocity is same in each interval of time, अगर आपने किसी बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया और ऑब्जर्वेशन के दौरान आपने उसको इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, यानी मैंने सपोज कर लिया कि मैंने एक बॉडी को ऑब्जर्व करना था 15 सेकंड तक, तो मैंने क्या कर लिया, फैसला कर लिया हर 3 सेकंड के बाद, यानी 15 सेकंड तक मुसलसल उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं रख रहा, मैं क्या कर रहा हूं, उसको हर 3 सेकंड के बाद चेक कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल डिवीजन। टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देना। आपका जो टोटल टाइम है उसको आपने छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, बट नॉर्मली जब ऑब्जर्वेशन लिया जाता है
तो तमाम टाइम इंटरवल्स इक्वल रखे जाते हैं, यानी हर 3 सेकंड के बाद, हर 2 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के बाद, जैसे आपके इजी रहे, अप टू द कंडीशन जैसा आपके लिए सही रहे। तो बात यह आई कि अब अगर मैं किसी बॉडी को ऑब्जर्व करता हूं कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, और मुझे पता ये चलता है कि जो इक्वल टाइम इंटरवल मैंने रखे हुए हैं, हर इंटरवल में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हर मर्तबा सेम रहा, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हर मर्तबा एक जैसा रहा। तो अब चूंकि बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, हर इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान चेंज ऑफ वेलोसिटी एक जैसा है, तो अब मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन है। पहली बात, वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। अब मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन है, और इस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना एक अलग इशू है, एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म होना एक अलग इशू है। मैंने सपोज कर लिया कि मैंने एक बॉडी को 15 सेकंड तक ऑब्जर्व करना है, सो मैंने यहां से स्टार्ट किया कि ये 0 सेकंड है। फिजिक्स में टाइम 0 सेकंड लिखने का मतलब इनिशियल पॉइंट होता है। यहां से मैंने देखना शुरू किया, जब पहली मर्तबा मैंने बॉडी को देखा उस वक्त वो मूव कर रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं हर 3 सेकंड के बाद इसे ऑब्जर्व करूंगा। तो 0 के बाद पहला इंटरवल कंप्लीट हुआ 3 सेकंड पर, उसके बाद दूसरा इंटरवल कंप्लीट हुआ 6 सेकंड पर, उसके बाद तीसरा इंटरवल कंप्लीट हुआ 9 सेकंड पर, चौथा इंटरवल कंप्लीट हुआ 12 सेकंड पर, और पांचवा इंटरवल कंप्लीट होता है 15 सेकंड पर। अब मैंने पहले इंटरवल के मुकम्मल होने पर देखा, पता ये चला कि बॉडी की स्पीड 6 से बढ़ गई, हो गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर यहां से अगले इंटरवल पर देखा तो अब हो चुकी है बॉडी की स्पीड 10 से बढ़ गई और अब हो गई 14 मीटर पर सेकंड। उसके बाद मैंने फिर तीसरा इंटरवल दिया और तीसरे इंटरवल पर मैंने देखा तो अब मुझे बॉडी मूव करता हुआ नजर आया विद अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इंटरवल पर मुझे ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकंड। एंड फाइनली जब मैंने इसको लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो लास्ट टाइम में मुझे ये नजर आया इट वाज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 26 मीटर पर सेकंड। 5 इंटरवल थे, क्या वेलोसिटी में चेंज नहीं आया? डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज आया है, हर इंटरवल में चेंज आया, लेकिन चेंज आया है एक जैसा, एक इक्वल, एक बराबर। हर मर्तबा जो वेलोसिटी का चेंज है वो हर मर्तबा सेम आया। अब देखा जाए एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो है। मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्पीड हर मर्तबा पहले के मुकाबले में बढ़ी है। लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने के साथ साथ इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज वेल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक अलग इशू है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक अलग इशू है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन रहा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन एक जितना रहा। सो इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप चाहें तो आप इस मेरी एग्जांपल को रिवर्स भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल को देख लें, अच्छी तरह नोट कर लें। मैं फिर इसी एग्जांपल को एक मरतबा और रिपीट करता हूं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। नोट कर लीजिए इसे। पर आ रहा है, 40 पर जाऊंगा। बच्चों का प्रॉब्लम तो नहीं, बच्चे तो नहीं बस। तो बच्चों अब यही एग्जांपल मैं एक मरतबा फिर रिपीट करता हूं। अब के बार मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने वैल्यूज को चेंज करना शुरू कर दिया। मैंने पहली बार जब देखा तो बॉडी उस वक्त मूव कर रहा था 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पहला इंटरवल कंप्लीट हुआ और पहले इंटरवल के कंप्लीट होने पर बॉडी की स्पीड पहले से कम हो गई, 35 मीटर पर सेकंड रह गई। दूसरा इंटरवल मुकम्मल हुआ और स्पीड कम होकर 30 रह गई। तीसरा इंटरवल मुकम्मल हुआ और स्पीड कम होकर 25 रह गई। चौथा इंटरवल मुकम्मल हुआ और स्पीड कम होकर 20 रह गई। पांचवा इंटरवल मुकम्मल हुआ और स्पीड कम होकर 15 मीटर पर सेकंड रह गई। अब मेरी एग्जांपल का डेटा मुझे बताता है कि ये जो बॉडी मूव कर रहा है इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, मुसलसल एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, क्योंकि मुसलसल इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है।
और वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज क्या आ रहा है? बॉडी की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, दूसरे अल्फाज में स्पीड में रफ्तार घटती चली जा रही है, रफ्तार कम होती चली जा रही है। अब मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? द स्पीड इज डिक्रीजिंग। लेकिन ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इट इज यूनिफॉर्म एज वेल। हालांकि मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट ही नहीं किया, मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करने की जहमत ही नहीं की, बट स्टिल मैंने डायरेक्ट देखते ही डेटा उठाया और डेटा देखते ही मैं ये कहता हूं कि इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म भी है, यानी नेगेटिव तो है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। और यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी में आने वाला चेंज हर मर्तबा सेम है। 40 35 कितना चेंज आ रहा है? 5 35 30 5 30 25 5 25 25, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आ रहा है वो हर मर्तबा सेम है। इस बुनियाद पर मेरा अब कहना यह है, मानना यह है कि इस बॉडी का नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी हर इंटरवल में आया सेम। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको नोट कर लीजिए। ऑनलाइन पढ़ाएगा? लेक्चर देना ऑनलाइन? दोनों थोड़ा मार्कर भी। सो नेक्स्ट अब जो हमारा अगला इसी टाइप में डिस्कशन आएगा दैट विल बी अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया तो उसमें एक लफ्ज का इजाफा कर लीजिए, नॉट। वो नॉट का इजाफा कहां करना है? इफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट सेम इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मुसलसल आ रहा है, लेकिन हर बार एक जैसा चेंज नहीं आ रहा, इट्स एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इस नॉन यूनिफॉर्म के लिए दूसरा लफ्ज वेरिएबल एक्सेलरेशन भी इस्तेमाल किया जाता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव करे कि मूवमेंट के दौरान, हरकत के दौरान इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो और चेंज जो आ रहा हो वो हर मर्तबा एक जैसा ना हो, कभी ज्यादा चेंज आ गया, कभी कम चेंज आ गया। मैं दोबारा एग्जांपल वही रिपीट करता हूं। एक बॉडी है, स्टार्टिंग पॉइंट है 0 सेकंड, मैं हर 3 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं। तो पहला इंटरवल 3 सेकंड, दूसरा 6 सेकंड, तीसरा इंटरवल 9 सेकंड, चौथा इंटरवल 12 सेकंड और पांचवा इंटरवल 15 सेकंड पर है। फॉर द रीजन, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया बॉडी को। जब मैंने पहली मरतबा ऑब्जर्व किया, इट वाज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। पहला इंटरवल मुकम्मल हुआ, स्पीड चली गई 15 मीटर पर सेकंड पर। अगले इंटरवल में बॉडी की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। उससे अगले इंटरवल में जाकर ये दोबारा डिक्रीज हुई और आ गई 15 मीटर पर सेकंड पर। उससे अगले इंटरवल में ये चली गई 30 मीटर पर सेकंड। डज द बॉडी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन? क्या ये बॉडी मूव कर रहा है और इस मूविंग बॉडी में एक्सेलरेशन है या नहीं है? डेफिनेटली है। क्यों एक्सेलरेशन है? क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी में आ रहा है मुसलसल चेंज। लेकिन इस एक्सेलरेशन के बारे में मेरा कहना यह है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी वेलोसिटी में आने वाला चेंज 7 मीटर पर सेकंड है, कहीं 5 मीटर पर सेकंड, कहीं -5, कहीं +15 एंड सो ऑन। आगे कुछ भी हो सकता है। सम वैल्यू कोई एक वैल्यू खुद से भी लिख लें, आपको भी पता हो। चलो एग्जांपल खुद कंप्लीट की थी। बट मेरा कहने का मकसद ये था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब बॉडी का वेलोसिटी में चेंज आए और जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हर मर्तबा सेम
ना हो, ऐसी सूरत में बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है, ये वाला एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसको नोट कर लें। विद इन अ शॉर्ट टाइम लास्ट टाइप को एक्सप्लेन करता हूं। एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब कोई बहुत ही मसरूफ बंदा है या बिल्कुल कोई जट बंदा है जो कहता है जी साढ़े को है ना खप नहीं पाया जाता, मतलब इन शॉर्ट वो जी हर पॉइंट पर एनालाइज ही नहीं करना चाहता। एक ऑब्जर्वर है, उसने टाइम को इंटरवल्स में डिवाइड नहीं किया, कौन हर पॉइंट के बार बार देखता रहेगा, इतना फारिग नहीं हूं मैं इस वक्त, आज बहुत ज़रूरी काम है, अम्मी ने बहुत सारे काम लिस्ट में पकड़ा दिए करने हैं। तो ऐसी सूरत में अब क्या करें? अब बड़ा सीधा सा फार्मूला है, जब आप किसी बॉडी का हर पॉइंट के ऊपर अलग-अलग एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, इसमें आप ये कभी नहीं जान सकेंगे कि इसमें आप ये नहीं जान सकते कि एक्सेलरेशन जो है वो किस नेचर का था, यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म। ये बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल जाता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का पता नहीं चलता। आपने सिंपली क्या किया, मेरी उसी एग्जाम्पल पर आ जाइए दोबारा। आप पहली एग्जाम्पल जो थी कि आपने यहां से स्टार्ट करवाया एक बॉडी को, ये था स्टार्टिंग पॉइंट 0 सेकंड का, और इस बॉडी ने कहां जाकर, मेरा ऑब्जर्वेशन कहां मुकम्मल होना है, 15 सेकंड तक। अब यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया तो बॉडी की स्पीड थी 6 मीटर पर सेकंड, वहां बॉडी ने एंड किया, खत्म किया, कितनी स्पीड पर खत्म किया, 26 मीटर पर सेकंड। अब मैं जानना चाहता हूं बॉडी, अब दरमियान में क्या हुआ, क्या कहानी रही, ये चले मैं मान लेता हूं जी ये वो वाला था 30 मीटर पर सेकंड। तो अब दरमियान में क्या रहा, क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था, मैंने इसके बारे में गौर ही नहीं किया। मैंने सिंपली क्या कहा, मुझे चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन, इसके लिए मैंने क्या किया, टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब वेलोसिटी का टोटल चेंज कितना आया, 6 से स्टार्ट हुआ, 30 पर खत्म हुआ, यानी टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, 0 से स्टार्ट हुआ 15 पर गया, 15 माइनस 0, नाउ दिस इज इक्वल टू 24 अपॉन 15। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 15 1 टाइम्स 15 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया उसकी डायरेक्ट फाइनल वैल्यू मुझे पता चली, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एडवांटेज क्या है, यू गेट अ क्विक रिजल्ट, आपको टोटल रिजल्ट एक साथ फौरन मिल जाता। डिसएडवांटेज क्या है, यू कैन नॉट नो अबाउट द नेचर ऑफ, मतलब यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी, कि इस बॉडी की वेलोसिटी में जो वेरिएशन आ रहा था, इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा था, कि आया वो यूनिफॉर्म चेंजेस के साथ पैदा हुआ या नॉन यूनिफॉर्म। पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म का पता नहीं चलता। तो हमारा फाइनल था आज का टाइप ऑफ एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन, जिसमें हम ये अंदाजा लगाते हैं कि बॉडी के अंदर ओवरऑल मजमूई तौर पर कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ, हमें उसकी वैल्यू मिलती है। बस इसमें एक बात रह जाती है कि हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में नहीं जान पाते। अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी भी हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन का ही रहेगा, और एक्सेलरेशन के बारे में अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो अभी से बता देता हूँ, आप बुक से स्टडी कर लीजिएगा। अब जो हम इससे आगे पढ़ेंगे दैट विल बी
ग्राफ और एक्सेलरेशन के। अगर आप एक्सेलरेशन को ग्राफ की मदद से किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी बातें पढ़नी है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इसी चैनल पर। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।